इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। चलो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पे आओ। देखो मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो तुम करते हो, एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर मैं बात करूं तो एक्टिविटी को उस तरीके से मैनेज करने का कि जिससे तुम्हारा एम, तुम्हारा गोल, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो। देखो आज कोई भी बिजनेस अगर तुम स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हारा मेन मोटिव एक ही है, टू अर्न प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट कमाने के लिए तुम जो स्ट्रैटेजी, तुम प्लानिंग, जो तुम चीजें करोगे, हर एक चीज का मतलब मैं अगर प्लानिंग करूं, स्टाफिंग करूं, ऑर्गेनाइजिंग करूं, मैनेजमेंट करूं, सबका इंटेंशन मेरा एक ही है, क्या? टू अर्न प्रॉफिट। देखो जहां पे प्रॉफिट है ना उधर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चाहिए। तुमको प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, तुम समाज सेवा करने आए हो, तो आई डोंट थिंक इतनी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, बराबर। बट जब तुम प्रॉफिट इंटेंशन से बिजनेस करोगे तो तुमको मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैनेजमेंट का मतलब सिंपल एक ही चीज है, दिस इज योर अल्टीमेट गोल, यू आर डूइंग एन एक्टिविटी टू अचीव योर गोल। तो वो गोल कैसे मैं अचीव करूं, उस चीज के लिए मैं क्या करूं, वो हो गया तुम्हारा मैनेजमेंट। समझा? तो जैसे देखो तुम्हारा गोल है सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना, दैट इज योर अल्टीमेट एम, बराबर। और अगर अल्टीमेट एम फिलहाल वो है तो उसके लिए जो तुम एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, जो तुम चीजों को मैनेज करोगे, दैट इज व्हाट, दैट इज मैनेजमेंट, बराबर। देखो टाइम कितना अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है और मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से तुम चीजें एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे। दैट इज नथिंग बट अ मैनेजमेंट। हर एक चीज को एक्यूमुलेट करके अपने गोल को अचीव करना इज द मैनेजमेंट। बेसिक समझा? ठीक है। अच्छा सबसे पहले है ना मैं कुछ इजी कंसेप्ट्स पे जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले देखो डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। अच्छा डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट है ना, अभी देखो तुम्हारा पेपर जय माता दी पेपर है मंजे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लोग तुमको खुद भी पूछेंगे। जैसे अगर देखोगे ना तो देखो हैरोल्ड कुन्स है, हेनरी फेयोल, पीटर ड्रकर, जॉर्ज टेरी, ये सबकी डेफिनेशंस है। तुमको कोई भी एक डेफिनेशन पूछेंगे और पूछेंगे ये कौन से ऑथर का है। अब क्वेश्चन आता है तुमको इतना डेफिनेशन याद कैसा रहेगा, मेरे को भी पता है तुमको याद नहीं रहेगा। दो वर्ड याद रखो, लास्ट और फर्स्ट, बस। जैसे देखो हेरोल्ड कुन का अगर डेफिनेशन देखोगे तो खाली ध याद मत रखना फिर तो दो तीन में ध दिखा रहे, ये तो सेम है इतना दिमाग लगाओ। तो हाँ तो देखो उसमें द आर्ट लिखा है, तो द आर्ट और लास्ट वर्ड इज द ग्रुप। तो द आर्ट और ग्रुप, इससे किसका थ्योरी बनता है? हेरोल्ड कुन्स का। उसके बाद देखो टू मैनेज और कंट्रोल, तो ये बनेगा हेनरी फेयोल। तो तुम लोग क्या करना, एक लिस्ट बना देना चैप्टर वाइज, स्टार्ट वर्ड, एंड वर्ड, ऑथर का नाम, इतना चीज रेडी करके रखना है तुमको, बस वही पढ़ने का। पूरा पूरा थियरी कोई नहीं पढ़ता है, समझा? हाँ सेम टू सेम, हाँ वो तो सेम टू सेम ही आएगा ना। हाँ बट ये है ना, मैंने देखा है ऑन एन एवरेज 2-3 मार्क का डेफिनेशन पूछते हैं ये लोग। और देखो 2-3 मार्क अपने जैसे गरीबों के लिए बहुत ज्यादा हो गया है कि नहीं? बिकॉज देखो तुम्हारा एफएम कैसा है मेरे को नहीं पता, बिकॉज मेरा एफएम तो बहुत महान लेवल पे था, तो मैं तो ऐसे सब्जेक्ट पे ही भरोसा रखता है, मेरे जैसा ही है। सुपर, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अभी आ जाओ फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखो दिया है, फर्स्ट कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसको कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस में क्यों बोलता हो? देखो जब तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्ट तुमने बिजनेस किया, अब तुमको ये मैनेजमेंट कब तक करना पड़ेगा? जब तक तुम्हारा बिजनेस है। और मेरा बिजनेस अगर मैं जितने भी साल करूं, एट ईच एंड एवरी स्टेज मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। मैं बिजनेस ऐसे पायलट मोड पे छोड़ नहीं दे सकता है, चलता रहेगा, अपने को क्या करना है। ऐसे बहुत कम बिजनेस है जो ऑटो पायलट मोड पे चलते हैं, बट वो तब चलेगा जब मैं वो लेवल पे उसको सेट करके बैठूंगा। बट इनिशियल लेवल, स्ट्रगलिंग लेवल, इनिशियल फेज, फर्स्ट 10 years ऑफ द बिजनेस, तुमको ये ऐसी चीज है जो हर बार करनी है। हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी भी तुमको मैनेज करनी पड़ेगी, तो इसके लिए इसको बोलते हैं नेवर एंडिंग प्रोसेस। सेकेंड देखो क्या लिखा है, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द पीपल।
देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है इन टर्म्स ऑफ समझो मैन पावर, तुमको उसको कैसे यूटिलाइज करना है ना, वो तुमको आना चाहिए। अगर तुम्हारे पास मैन पावर है लेकिन तुम उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो तुम वेस्टेज कर रहे हो। जैसे देखो फैकल्टीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना हर क्लासेस को टाइम देते हैं। जैसे समझो मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैंने उनको क्या बोला, आई एम अवेलेबल मंडे वेनेसडे ट्यूसडे, बराबर 3 दिन आएगा 7 to 12, तुमको जितने लेक्चर्स जो लेक्चर देने मेरे को 7 to 12 में दे दो। उनके पास अवेलेबिलिटी है मेरी, मैं टाइम देने को तैयार है। अब अगर समझो वो लोग उस टाइम पे मेरा लेक्चर नहीं रख के किसी और का लेक्चर रख रहे और मेरे को बोलते थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में आप आओ, मैं बोला वो टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं है, मैं एज अ रिसोर्स अवेलेबल है उनके पास, बट स्टिल दे आर नॉट यूटिलाइजिंग मी, तो रिसोर्स क्या हो गया, वेस्ट हो गया। बराबर, ये नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, दैट इज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द पीपल। थर्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड। देखो तुम्हारे एग्जाम को लेके भी प्लानिंग करोगे, चीजों को मैनेज करोगे, बट व्हाट इज द मेन इंटेंशन, टू अचीव समथिंग, टू ब्रिंग रिजल्ट। अगर तुमको रिजल्ट चाहिए ही नहीं तो फेल ही होना है, तो फेल होने के लिए मेहनत नहीं होता है, फेल तो तुम नहीं भी करोगे तो हो ही जाओगे, बट पास होने के लिए मेहनत लगेगा ना, तुम स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट क्यों फेल होके दिखाना है, ये पॉसिबल नहीं है। वो तो तुम कुछ मत करो ऐसे ही हो जाओगे, बराबर कि नहीं। नेक्स्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। देखो जब बिजनेस करते हो ना, सो इट्स नॉट लाइक दैट यू आर टैकलिंग और यू आर हैंडलिंग ओनली वन सिचुएशन, ये मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन है, तुमको हर चीज मैनेज करनी पड़ेगी। जैसे देखो तुम भी कॉर्पोरेट में जब जाओगे ना, तुम जॉब पे हो, तुमको डे 1 पे ही बोल देंगे, जो पिंच लगता है साला अपने को ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग, तुमको ऐसा बोल देंगे, वी आर अपॉइंटिंग यू इन लीगल डिपार्टमेंट एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट, बट इन अ स्पेयर टाइम यू हैव टू लुक आफ्टर फॉर अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो। और अदर डिपार्टमेंट ये लोग टैक्स में भी डाल देंगे, अकाउंट में भी डालेंगे, बट ये कब करना है, जब तुम्हारे डिपार्टमेंट में कुछ काम धंधा नहीं है, तुम फुकट बैठे हो तब, बराबर। मल्टी डिसिप्लिनरी ऐसा इनको चाहिए, अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉय है इसको रगड़ घिसाई से मैं काम करवा लूं। प्लस जब भी बिजनेस कोई करता है ना, बिजनेस में एक ही डायरेक्शन में नहीं सोचता है, उसको हर एक सिचुएशन को देखना पड़ेगा। जैसे देखो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इनको भी पता है कि बिग बिलियन सेल ये सब कब लाना है, और वो लोग है ना कंट्री टू कंट्री सेल निकालते हैं। जैसे अभी देखो दिवाली आएगा ना, सेल आएगा, बिकॉज इंडियन ट्रेडिशन दिवाली है, शॉपिंग दबा के करेगा तो उसी टाइम पे निकालेंगे। क्रिसमस आएगा तब देखो वापस सेल निकलेगा, ठीक है, कोई फेस्टिवल सीजन आएगा वापस 2-3 दिन का सेल निकलेगा। एग्जाम टाइम पे देखना कभी सेल नहीं आता है, बराबर, बिकॉज उनको पता है। तो ये देखो कितना सोचते हैं। इवन इफ अगर अमेजॉन की मैं बात करूं, अमेजॉन इज नॉट एन इंडियन कंपनी, बट स्टिल दे आर थिंकिंग अबाउट इंडियन कल्चर, बिकॉज मार्केट है ना उधर, तो उसका भी सोचना पड़ेगा अपने को। तुम खाली अपनी कंट्री के हिसाब से बिजनेस करोगे और दूसरी कंट्री के हिसाब से बिजनेस सोचोगे भी नहीं तो बिजनेस फेल हो जाएगा। इनको मल्टी डायमेंशनल सोचना ही पड़ता है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, ग्रुप एंड नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। देखो अगर मैं ये क्लास की बात करूं, अगर सोचो नरेश सर अकेले पूरा क्लास हैंडल करते, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वही पढ़ाते, तो उनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होता। क्यों, वन एंड ओनली पर्सन, सब कुछ वही पढ़ाएंगे, तो इसको मैनेज नहीं करना पड़ता इतना। लेकिन आज इतने सारे लोग हैं तो मैनेज करना पड़ेगा। जैसे इधर लेक्चर किसका रखना है, घाटकोपर में लेक्चर किसका रखना है, बैक टू बैक लेक्चर किसका आएगा। कभी भी देखो ऐसा नहीं हुआ है अब तक टाइम टेबल में कि मेरा लेक्चर इधर भी रखा है और मेरा लेक्चर घाटकोपर में भी आया। तो 12 to 3 बोरीवली, 12 to 3 घाटकोपर, तो प्रॉब्लम ये आएगा कि जाने का किधर। तुम तो मेरे को पहले बोलेगा आप जाओ घाटकोपर, है कि नहीं, बराबर। देखो अगर ऐसा हो रहा है तो ये मैनेजमेंट सही नहीं है, बराबर। समझो तुमको लेक्चर के लिए बुलाया, साथ में फाइनल वालों को भी लेक्चर के लिए बुलाया, तो तुम ही सोचोगे ना कैसा मैनेजमेंट है, क्लैश होती है चीजें, इनका ध्यान ही नहीं जाता है, बराबर। एक पर्सन होता है ना तो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, वो अकेला बंदा खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेगा और बहुत ईजी होता है, और अकेला बंदा छोटे लेवल पे बिजनेस करता है। लेकिन इतने सारे लोग जमा होते हैं तो मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। किसका कितना पोर्शन मांगे, जैसे ही अभी जैसे देखो तुम्हारे पास मंडे तक का टाइम टेबल है, सो मंडे हम जितनी भी फैकल्टीज है हम सब नरेश सर के साथ बात करते हैं किसका कितना पोर्शन बाकी है और किसको कितने लेक्चर्स चाहिए, अकॉर्डिंगली वो शेड्यूल बनाते हैं। तो तुम जब टाइम टेबल पूछते हो ना,
हम तभी वो टाइम पे डिस्कशन करते हैं किसको किधर लेक्चर देना है, किसका कितना पोर्शन बाकी है। क्योंकि देखो मेरा जीएल या समझो मेरा ईबीसीएल ग्रुप 2 में हो गया, सर ने मेरे को पूरा 7 दिन ईबीसीएल दिया है, क्या करूँ आके? ब्रेक। तो मतलब ही नहीं है ना, तो इसके लिए वो चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो, फॉलोज एस्टैब्लिश प्रिंसिपल और रूल। देखो वैसे तो देखने जाओगे ना तो मैनेजमेंट ये कुछ इनबॉर्न टैलेंट माना जाता है, बट ऐसा माना जाता है कि साइंटिफिकली भी कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर उसको तुम फॉलो करोगे ना बहुत अच्छे तरीके से तो बिजनेस सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। इसके लिए देखो तुम जो देखोगे ना आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद से जो भी बंदा मैनेजमेंट सीख के निकलता है ना वो कम से कम 5 करोड़ का जॉब लेता है, उसके नीचे तो वो हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर कोई कंपनी बोलेगा ना चल तेरे को 4 करोड़ का स्टार्टिंग पैकेज, वो प्यार से बोल देगा हट इतने में थोड़ी काम करेगा मैं। लिटरली एक बार एक पर्सन का इंटरव्यू पढ़ा था मैंने, उसमें उसको 4.5 करोड़ का ऑफर था, तो उसने बोला मैं 4.5 करोड़ तुमसे कमाऊं, इससे अच्छा मैं 3 साल मेरा ऑर्गेनाइजेशन खोल दूं ना तो 3rd ईयर पे मेरा टर्नओवर तुम्हारे पैकेज से ज्यादा होगा। सोचो उसका कॉन्फिडेंस क्या है, बराबर, कि मैं इतना घिसाएगा 4.5 करोड़ के लिए, इससे अच्छा तो मैं 5 साल में कहां चला जाएगा, तो मैं तुम्हारे साथ 4 या 4.5 करोड़ में क्यों जॉब करेगा, बराबर। बट वो स्किल और टैलेंट है जो आईआईएम अहमदाबाद से सीख के आता है ना, वो तुमको नॉर्मल भाईंदर मीरा रोड का एमबीए कॉलेज नहीं सिखा सकता है। उनका लेवल ऑफ टीचिंग बहुत अलग है, और ऐसा माना जाता है कि वहां पे वो लोग जो सिखाते हैं ना वो मैनेजमेंट वो लोग महाभारत से सिखाते हैं। सुना है कभी? महाभारत इज द बेस्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बुक। अगर तुमने वो महाभारत पढ़ लिया ना तुम बिजनेस बहुत सुपर तरीके से कर सकते हो, बट उसका इंटरप्रिटेशन जो लिखा है तुमको वही पकड़ना पड़ेगा। उसका लिखना अलग, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन अलग, तो मिसमैच हो गया तो वो नहीं हो पाएगा। वो लोग डायरेक्टली महाभारत के प्रिंसिपल्स उठा के पढ़ाते हैं। महाभारत इज नॉट अबाउट वॉर, इट्स नॉट अबाउट डिस्प्यूट, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी। और ऐसा माना जाता है कि सबसे बेस्ट बुक अगर कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे बनाए तो वो महाभारत है। जैसे ये बोलते हैं ना भगवत गीता, भगवत गीता इज अ मैन्युअल ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ। वो पूरा तुम अगर भगवत गीता पढ़ लोगे ना तुमको लाइफ में कभी टेंशन नहीं आएगा। बट प्रॉब्लम ये है वो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड, बहुत भारी है। मतलब लैंग्वेज, एक लाइन तुमने पढ़ा ना उसमें 4 वर्ड के लिए डिक्शनरी खोलना पड़ता है, तब तक तो तुम स्टेटमेंट भूल जाओगे कि क्या था इसका मतलब। वो इतना हेवी लैंग्वेज है। प्लस ओरिजिनल जो भगवत गीता बोलते हैं दैट बिलोंग्स टू इस्कॉन, बिकॉज भगवत गीता कैसा है हर पर्सन का अपना मीनिंग अलग निकलता है। तो जो ओरिजिनल कृष्ण भगवान ने लिखा था वो मीनिंग होना चाहिए। अगर वो पढ़ लिया ना तो बहुत अच्छी लाइफ होती है। इससे हर चीज, एंगरनेस, ये वो सब कुछ कंट्रोल में भी रहता है। बट वो पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज बहुत डेडली है। तुम एक पैराग्राफ पढ़ोगे ना तुमको ऐसा लगा बस 1 हफ्ते का पढ़ लिया, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ पाएगा, बिकॉज उतना हैवी लैंग्वेज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज एडेड बट नॉट रिप्लेस्ड बाय द कंप्यूटर। आज जैसे देखो इतनी आईटी सिस्टम डेवलप हो चुकी है, बट जो चीज ह्यूमन बीइंग कर पाएगा वो कंप्यूटर तो नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर एक सपोर्टिंग सिस्टम है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी अपनी इतनी नहीं होनी चाहिए। देन सिचुएशनल इन नेचर। देखो बिजनेस स्ट्रैटेजी जो भी ये लोग बनाते हैं वो मार्केट सिनारियो देख के बनाते हैं। तुम कभी भी देखना बॉर्नविटा कॉम्प्लान, इसका सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है ना दिसंबर जैन फेब में आता है, एग्जाम्स के टाइम पे, बराबर। स्पोर्ट्स ड्रिंक का जो एड होता है ना, स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं, हाँ स्पोर्ट्स ड्रिंक का एड प्लस ये वे प्रोटीन्स एंड वो लोग पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट ठंडी की सीजन में निकलता है, बिकॉज ठंडी का सीजन इज द बेस्ट सीजन फॉर द जिम एंड ऑल। लोग सबसे ज्यादा जिम ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे। गर्मी की सीजन में देखो वो कटरीना कैफ आएगी माजा पीते हुए, है ना, ऐसा ऐसा टपकेगा तो ये सब क्या है, सिचुएशनल है। उनको पता है ये सिचुएशन है, यही टाइम पे ये बिकता है। अगर उस टाइम पे कोई ऐसी चीज में बेचने स्टार्ट करो जो अलाउड नहीं है या पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगा उस सिचुएशन में, तो मतलब ही नहीं है। तुम बारिश की सीजन में
एक्सपेक्ट करोगे कि छतरी और रेनकोट का ही एड दिखेगा, बैनर्स दिखेंगे, ठंडी की सीजन में नहीं दिखने वाला है वो। फिर तुम अगर उस गलत टाइमिंग पे बिजनेस करते हो और फिर बोलोगे बिजनेस फेल हो गया, तो टाइमिंग भी तो खराब है ना, बराबर। देन सेपरेट फ्रॉम द ओनरशिप। सेपरेट फ्रॉम द ओनरशिप का मतलब होता है जब भी मैं बिजनेस करूं ना, आई हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेसमैन, फ्रॉम द कस्टमर। मेरा पर्सनल फीलिंग क्या बोलता है वो भाड़ में गया, बराबर। बिजनेसमैन क्या सोचता है, देखो हमेशा ऐसा माना जाता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर तुम खाली बिजनेसमैन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे और खाली प्रॉफिट इंटेंशन से सोचोगे, तुम सक्सेस नहीं कर पाओगे। देन बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जैसे देखो, ये मेरे घर का एक्सपीरियंस मैं तुमको बताता हूं। मेरे डैड का बिजनेस है, और डैड का बिजनेस है ना, तो जब मैं और मेरा भाई एक एज पे आ गए ना, तो डैड ने ऐसा सोचा था कि दो में से एक को बोल दूंगा बिजनेस संभालने को। तो मेरे बाप ने पहले मेरे भाई को पूछा, तू आगे पढ़ेगा कि बिजनेस संभालेगा? और मेरा भाई देख रहा है वेल एस्टेब्लिश बापू का बिजनेस है, मेरा भाई बोलता है मैं संभाल लेगा बिजनेस। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास चॉइस है कि तू पढ़ ही ले। और सच्ची बोलो तो मेरे को जाना भी नहीं था वो बिजनेस में, बिकॉज वो गारमेंट बिजनेस है, बहुत दिमाग का दही है उधर, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ठीक है मेरे को नहीं करना है। जब भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो डैड ने ऐसा सोचा था मैं बिजनेस में इंटरफियर नहीं करेगा, उसको हैंडल करने दो। और डैड ने ना 2 साल देखना ही बंद कर दिया कि देखने का ही नहीं है मेरे को। तो जैसे 1 साल हुआ ना, पप्पा को ऐसा फीलिंग आया कि ये बिजनेस को मैंने चालू किए हुए ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो चुके हैं, 25 to 30 ईयर्स, और अगर ये भाई साहब है ना 1 साल में बंद करवा देगा जो तरीके से वो बिजनेस चला रहा है ना, ठीक है। जबकि मेरा भाई ग्रेजुएट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिप्लोमा कोर्स, मैनेजमेंट के कुछ तो कोर्स, ये सब करके बैठा है। तो ऐसा नहीं उसको आता कुछ नहीं है, बट डैड को ऐसा फीलिंग आ गया कि 1 साल में ही बिजनेस मेरा डुबा देगा 30 साल का बिजनेस। तो डैड ने उसको एक काम बोला, एक काम कर, तू बिजनेस चला लेकिन मैं हर रोज आएगा, मैं 4 घंटा बैठेगा और मैं खाली देखेगा तू कर क्या रहा है, जहां पे तूने कुछ गलती किया आई विल रेक्टिफाई। और डैड ने 1 साल के बाद वापस बिजनेस को हैंडल करना स्टार्ट किया। देखो मेरे डैड इज ओनली 12th पास, बट उसके पास वो बिजनेस स्किल्स है, और ये सीखा नहीं है, ये एक्सपीरियंस के साथ आया है, कोई बुक पढ़ के डिग्री लेके नहीं आया। दैट इज आर्ट। कुछ चीजें तुम सीखने से नहीं, मतलब बोलते ना बुक से नहीं आएगा, वो तुमको बाय डिफॉल्ट आएगा, बराबर। लेकिन मेरा भाई सारी चीजें पढ़ के बैठा है। हेनरी फ्योल कौन है उसको पता है, बट क्या उखाड़ लिया उसने हेनरी फ्योल का पढ़ के भी। तो साइंस भी काम आता है और आर्ट भी काम आता है। तुम खाली साइंस के भरोसे बिजनेस नहीं चला सकते, तुम खाली आर्ट के भरोसे बिजनेस नहीं चला सकते। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, बराबर। तो डैड को वापस बिजनेस में री एंट्री मारना पड़ा, और फिर बिजनेस आज दोनों मिलके चला रहे। पप्पा बोलते हैं मैं इसके भरोसे तो छोड़ ही नहीं सकता है, पक्का ये बिजनेस बंद करवाएगा, बराबर। देन नेक्स्ट देखो, इज ऑल परवेसिव। व्हाट इज परवेसिव? एट एवरी लेवल, छोटे से छोटा लेवल, बड़े से बड़ा लेवल, यू नीड मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, मिडिल लेवल होगा, मैनेजर होगा, या छोटे लेवल के एम्प्लॉइज होंगे, सबको मैनेज करना जरूरी है। देन इनटेंजिबल बट इट्स इम्पैक्ट इज फेल्ट। मैनेजमेंट जैसे देखो गुड्स है, इट्स अ टेंजिबल असेट, बट मैनेजमेंट ये पूरी इनटेंजिबल चीज है, बट इसकी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। देन यूज एज अ प्रोफेशनल अप्रोच इन द वर्क। देखो मैनेजमेंट अगर सही हुआ ना, तो एक प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन होता है। जैसे समझो यहाँ पे जितने भी स्टाफ है, दे ऑल आर एम्प्लॉइज। चलो हम तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आते, लेकिन हाँ वी आर फ्रीलांसर्स, ठीक है। तो हमको एम्प्लॉयमेंट वाले रूल नहीं लगते इधर। अब ये लोग स्टाफ है, इनको मैनेज करना जरूरी है, तो नरेश सर इनको मैनेज करते हैं। तो नरेश सर ने क्या किया है, सबका इन टाइम आउट टाइम फिक्स किया है, ये टाइम पे आने का, ये टाइम पे जाने का। सोचो अगर ये सब नहीं होता, ये लोग तो कभी भी आते, कभी भी मुंह उठा के चले जाते। प्लस सबको एक टास्क असाइन होता है, तुम्हारा रोल ये है, अगर वो भी नहीं दिया होता तो कोई कुछ भी आके टाइम पास करके चला जाता और फालतू का सैलरी लेके जाता। इसके लिए देखो क्या लिखा है, एज अ प्रोफेशनल अप्रोच। अगर तुमने मैनेजमेंट सही तरीके से किया ना, तो एक प्रोफेशनलिज्म से काम होगा, नहीं तो लोग कुछ भी करते हैं फिर, ठीक है। एंड द लास्ट इज डायनामिक इन नेचर। तुम कोई भी कंट्री में जाओ, कोई भी कंपनी में जाओ, मैनेजमेंट सबको जरूरत है। इट्स नॉट लाइक दैट इंडिया में चलता है बाकी कंट्री में नहीं चलेगा। चलो उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट इज थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। अभी नंबरिंग कर लेना। फर्स्ट देखो हेनरी फ्योल है, उधर लिखो नंबर 1,
फिर सामने देखो मैक्स वेबर है, नेक्स्ट पेज पे मिला, उधर लिखो 2, फिर मायो है, मायो चीज, नंबर 3, देन लुडविगन है, नंबर 4, देन डॉगलास मैकग्रेगर है, नंबर 5, और जॉर्ज टेरी नंबर 6, और हैरोल्ड कुंस नंबर 7। ये 7 थियरी है। चलो पहले ना इजी इजी थियरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आ जाओ डॉगलास मैकग्रेगर थियरी। डॉगलास मैकग्रेगर, अच्छा देखो सब नाम है ना फिरंगी है, इंडियन नाम को कोई सीरियसली नहीं लेगा। हाँ मेरे नाम का थियरी, हट ये बकवास ही करेगा, इसको क्या बढ़ने का। अब देखो डॉगलास मैकग्रेगर ने अपनी थियरी में ना 2 लोगों का इंडिकेशन किया है, एक को बोलता है वो एक्स और एक को बोलता है वो वाई। एक्स होते हैं ऐसे लोग जिसके पास कोई एम्बिशन नहीं है काम करने का, और वाई देखो कैसे लोग है, तो उसने देखो क्या लिखा है, एक्स वर्कर लैक्स एम्बिशन एंड ड्राइव एंड नीड टू बी ऑर्डर अराउंड बाय बॉसेस टू डू एनीथिंग। थियरी वाई वर्कर्स ऑन द अदर हैंड एंजॉय द वर्क, स्ट्राइव फॉर द सेल्फ फुलफिलमेंट। एक्स वर्क देखो हर एम्प्लॉयर के पास है ना 2 कैटेगरी के लोग आएंगे, एक होता है एक्स कैटेगरी और एक होता है वाई कैटेगरी। एक्स कैटेगरी कैसा होगा, आलसी, कोई एम्बिशन नहीं, काम करने को कंटाल आता है, जब तक बॉस बोलेगा नहीं ना तब तक बैठे रहेंगे, एक ऐसे लोग। और दूसरे होते हैं कोई डायरेक्शन का वेट नहीं करते, खुद ही कर लेते हैं, एक होते हैं ऐसे लोग, बराबर। अब देखो तुम्हारे पास 2 में से कैसे भी आ सकते हैं, पर तुमको पता होना चाहिए कि तुमको उनसे काम कैसा करवाना है। अब मेरे पास आलसी लोग हैं जो मतलब जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं, तो एज एन एम्प्लॉयर मेरे को क्या सोचना चाहिए कि इनको मैं काम कैसा करवाऊं, तो कैसा करवाऊं। समझो तुम ऐसे लोग हो जब तक मैं बोलूंगा नहीं ना तुम कुछ करने वाले नहीं हो, तो टाइम टू टाइम ऑर्डर देना पड़ेगा, प्लस थोड़ा फायरिंग करना पड़ेगा। दूसरा एक धमकी नहीं हुआ ना आई विल टर्मिनेट यू, बिकॉज ये लोग यही लैंग्वेज से समझेंगे। लेकिन तुम यही चीज वाई कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं कर सकते। तुम उसको ऐसा बोलोगे ना, काम करने के बाद काम किया, वो बोलेगा हाँ कर दिया, तो तुम तो बोलती बंद, फिर क्या धमकी दोगे उसको। तो इनके लिए तुम कोई जो चीज एक्स के लिए चला रहे थे वो तुम वाई के लिए नहीं चला सकते, बिकॉज दोनों कैटेगरी के लोग अलग है। जैसे देखो तुम में भी 2 कैटेगरी के लोग हैं, जब तक चाबी नहीं मारता है कोई तब तक कोई पढ़ता नहीं है, और कुछ लोग हैं जो खुद ही पढ़ लेते हैं। तो जो चाबी मारने वाले हैं, कितना चाबी मारना पड़ता है तुमको, पढ़ लो, ठीक है, फिर थोड़ा भाषण देना पड़ता है, तब जाके वो 4 दिन पढ़ाई होता है, फिर हट ये तो बोलते रहते हैं, बराबर। लेकिन एक कैटेगरी जो खुद ही पढ़ रहा है बिना कोई मोटिवेशन के, तो मैं जो एक कैटेगरी के लिए चीजें कर रहा हूं वो मैं दूसरी कैटेगरी के लिए नहीं कर सकता हूं, और जो मैं वाई के लिए कर रहा हूं वो मैं एक्स के लिए नहीं कर सकता हूं। तो वाई को मोटिवेट करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि उनको मोटिवेट करना छोड़ दूं मैं, बिकॉज देखो अगर छोड़ भी दिया ना, जैसे समझो नरेश सर मेरे को कोई भी चीज बोले उससे पहले ही मैं कर लेता हूं, तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट अप्रिसिएशन। अगर वो भी नहीं किया ना तो मैं क्या सोचेगा पता है, इनको तो पढ़ी नहीं है, साला इतना करके देता हूं फिर भी पढ़ी नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से ना एक्स कैटेगरी में चला जाऊंगा, भाड़ में क्या करने का ही नहीं, जब तक बोलेगा नहीं ना कोई नहीं करने का। तो मैं वाई में था लेकिन बन गया एक्स, ये नहीं होना चाहिए। हाँ मैं भी वही बन गया था, बराबर। तो वाई में से एम्प्लॉय एक्स नहीं जाए, तो वाई को मोटिवेशन क्या करना है, प्रमोशन, ठीक है, पैकेज इंक्रीज, ये सब करके दो, ताकि वो वाई कैटेगरी में ही नहीं। लेकिन देखता हूं अदरवाइज वाई को एक्स बनने में टाइम नहीं लगता है, और एक्स वाले वाई तो बहुत मुश्किल से आएंगे। मेरे को समझ रहा है तुम किधर जा रहे हो। अच्छा उसके बाद उसके ऊपर वाली थियरी देखो, उसमें देखो क्या लिखा है, द सिस्टम थियरी ऑफ द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट ईच बिजनेस is an open system much like a living organism. An open system interact with the environment by way of inputs through एक मिनट,
हाँ, एंड आउटपुट्स, देर आर एक्सचेंजेस ऑफ द एनर्जी, मनी, मैटर, पीपल एंड इंफॉर्मेशन विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इस थियरी का मतलब है तुम जब बिजनेस करोगे ना, तो बिजनेस एक ओपन माइंड से सोचना है, और ये सोच लो, पहले बिलीव कर लो कि बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे ज्यादा डिपेंड करेगा रादर देन योर इंटरनल एनवायरमेंट। तुमको चीजों को टैकल करने को, हैंडल करने को आना चाहिए। देखो, जब कोविड आया, किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि कोविड ऐसा आएगा और इतने बुरे दिन दिखाएगा। तो उस टाइम पे काफी सारे बिजनेस अफेक्ट हो गए, लेकिन कुछ लोग सर्वाइव हो गए, और जो सर्वाइव हो गया ना, मतलब एक चीज प्रूव हो गया कि इनका मैनेजमेंट बहुत सही था, और वो लोग कोई भी वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो तुमको ना एक्सटर्नल एनवायरमेंट चीजों को हैंडल करने को आना चाहिए। अभी जैसे इधर का भी एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब तक हम लोग है ना फेस टू फेस पढ़ा रहे, बराबर। सडनली हमको जूम पे पढ़ाना चालू किया, और पहला जब हमने जूम पे पढ़ाना चालू किया, हमको पता ही नहीं है जूम क्या है। तो पहले यूट्यूब पे वीडियो देखा जूम होता क्या है, फिर डाउनलोड मारने का, चलो डाउनलोड मार लिया। अभी ऑपरेट कैसा करने का, बिकॉज कुछ नहीं पता है, बिकॉज पहली बार हम एक्सपीरियंस करें ना। सोचो उस टाइम पे यहाँ की फैकल्टी डिसाइड कर देती भाड़ में गया, ये मजा ही नहीं आता है, नहीं पढ़ाने का है, तो 2 साल क्या क्लास बंद, और फिर रीस्टार्ट मारते। डू यू थिंक आज वही लेवल पे चलता? नहीं। देखो, एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज हो गया, यू हैव टू मैनेज। हमने भी जूम सीखा, हमको भी नहीं आता था। तो जब हमको नहीं आता था ना, तो हमने इनिशियली बहुत प्रॉब्लम फेस किए थे। अभी जैसे देखो, तुम्हारे लेक्चर में कभी कभी किसी का माइक ऑन हो जाता है ना, तो पहले कभी कभी हम लोग में से भी किसी का हो जाता था। देखो, तुम्हारा चीजें मेरे को सुनाई दे रहा है ना, ठीक है, अपन मस्ती में ले, लेकिन मेरे घर पे चीजें सुनाई देगी ना, वो अलग होती है। कुकर का सीटी बजता था, याद है मेरे घर पे? हाँ, काउंट करते थे साले, सर 5 हो गया, बंद कर दो। अब देखो, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में ऐसा भी होता था कि हम लोग लेक्चर लेते थे ना, पता है वो एनोटर्स करके एक ऑप्शन होता है। तुम्हें ना, मैंने जूम में स्क्रीन शेयर किया ना, तुम भी लिख सकते हो। तो एकदम इनिशियली है ना, ऐसा होता तो लोग गाली वाली लिख के जाते थे लेक्चर में। और कैसा, उन्होंने नाम कुछ डुप्लीकेट नाम से, फेक नाम से आया है, तो फेक नाम दिखता है, तो हम तो ढूंढते रहते, पता चला तब तक तो एग्जिट मार के निकल गया। फिर उसके बाद समझा कि ये एनोटर्स करके एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन करने का, तो कोई लिखेगा ना तो उसका नाम भी दिखता है उसकी। बट इनिशियली तो ऐसा बहुत कांड हुआ है। अब वो टाइम पे ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एंड वी हैव टू मैनेज, करना पड़ा ना, और नहीं करते तो सरवाइव नहीं होते। तो सेम चीज, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी बिजनेस कर रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तुम्हारे फेवर के हिसाब से नहीं चलेगा, वो चेंज होते रहेगा, तुमको उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाला है। सडनली तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, समझो सडनली गवर्नमेंट ने प्लान चेंज कर दिया, पॉलिसी चेंज कर दिया, एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए, और तुम्हारा बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो ऐसा थोड़ी हट गवर्नमेंट तो मेरी ही मारता है, मैं बिजनेस ही नहीं करेगा, बंद कर देता हूं, ये सोच के कोई नहीं बैठेगा। यू हैव टू मैनेज, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, नेक्स्ट इज ये ह्यूमन रिलेशन थियरी बाय एल्टन मायो। उसमें देखो, in stark contrast of Webster bureaucratic theory of the management, the human relation theory emphasizes the relationship। यहाँ पे relationship की बात की गई है, बराबर। Mayo conducted a series of the experiment known as Hawthorne experiments, which focuses on the study of the behavior of the people at work. Mayo believed that the productivity increases when the people feels like they are a part of the team and valued by their co-workers. Important features of the human relation theory are as follows. जैसे, a manager must have a basic understanding of the human behavior in the context of the work group and the organization। देखो, जो भी मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट ह्यूमन के बिहेवियर को अगर तुमने समझ लिया ना, तो तुम्हारा मैनेजमेंट सही होएगा। और देखो, एम्प्लॉइज को समझो और उसकी फीलिंग को समझ के उससे काम करवाओ, ह्यूमन फोकस्ड होना चाहिए। जैसे देखो, मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था ना, उधर ऐसा तकलीफ क्या था, हमारा टाइमिंग था 7:30 to 1:30, 7:15 को पंच टाइम होता है, 15 मिनट पहले पहुंच जाने का कॉलेज में। हम 7:15-20 तक पहुंच जाते थे, 7:30 से लेक्चर स्टार्ट। कॉलेज का टाइमिंग क्या है? 1:30। 1:15-20 होता है ना, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चलो 15 मिनट पैकअप करो, फ्रेश हो जाओ, घर पे जाने का है। हमारा कॉलेज का जो प्रिंसिपल था ना, हर फैकल्टी के साथ, मतलब फैकल्टी के जितने भी टीचर्स थे ना, उसके साथ उसका व्हाट्सएप पे ग्रुप था। तो वो क्या करता था, एक 15 को मैसेज डालेगा, there is a meeting in the conference room at 1:15 PM, please gather within 5 minutes। सर जाने के टाइम पे इसको सब याद आता है, और वो है ना 1:15 को मीटिंग बुलाएगा, 1:20 को स्टार्ट करेगा, और 2 सवा 2 तक मीटिंग लेगा।
और फिर 2:15 को बोलेगा चलो मीटिंग ओवर, नाउ यू कैन गो होम। ये चीज वो 12:30 को भी कर सकता था ना, लेकिन नहीं करेगा वो। तो देखो इसके वजह से फीलिंग क्या था पता है, इसको यही टाइम पे सब क्यों याद आता है, तो वो है ना डिससैटिस्फैक्शन होना चालू हो जाता है एम्प्लॉइज को। प्लस वहां पे जो मैं कॉलेज में था ना, वहां पे जो कॉलेज की मतलब वो कॉलेज है ना एक कम्युनिटी वालों ने सेटअप की थी। अब इफ यू बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी, इफ यू आर अ फैकल्टी एंड इफ यू बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी, तुमको प्रमोशन पक्का एवरी ईयर, बराबर, और तुमको कभी जिंदगी में टर्मिनेट नहीं करेंगे। लेकिन बाकी के जो फैकल्टीज है ना, उनके ऊपर हर साल ऐसा तलवार लटकेगा, मेरे को नेक्स्ट ईयर रखेंगे कि नहीं रखेंगे पता नहीं। देखो अगर ऐसी फीलिंग है और ये हर एम्प्लॉय ना देख रहा है कि उन कम्युनिटी वालों को प्रमोशन मिल रहा है, वो कितना भी घटिया पढ़ा रहा है उसको कोई निकाल नहीं रहा है, लेकिन जो अच्छा पढ़ा रहा है और अदर देन वो कम्युनिटी है सबकी मार रहे हैं, डिससैटिस्फैक्शन चालू, तो तुम उधर टिकोगे कभी नहीं। और देखो जहां पे ये सब चीजें डिससैटिस्फैक्शन हो गया ना, वहां पे फिर कोई भी एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करेगा और अपना 100% नहीं देगा। तो तुमको है ना अपने एम्प्लॉयज को खुश रखना है। खुश रखने का मतलब डांस वांस कराने का, पार्टी वार्टी नहीं, उनको जो चाहिए वो उनको दो। जैसे कि अच्छा सैलरी, प्रमोशन, अच्छा वर्क कंडीशन, अच्छा वर्किंग एनवायरमेंट, अच्छा टीम मैनेजमेंट, ये सब चीज होनी चाहिए। अभी जैसे समझो भद्रेश सर ने मेरे को कोई आइडिया दिया कि अपन है ना क्लास में ऐसा पढ़ाएंगे, मेरे को है ना आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो मैंने है ना नरेश सर को आइडिया कन्वे किया कि ऐसा करते हैं। नरेश सर ने बोला करते हैं, और ये आइडिया समझो सक्सेसफुल हुआ। तो नरेश सर मेरे को बोला सुपर आइडिया था यार तेरा, यार मस्त था एकदम, वर्कआउट करेगा। मेरे को क्या बोलना चाहिए था, ये भद्रेश सर का आइडिया है, मेरा नहीं है, आपको चाहिए अगर अप्रिसिएशन देना उनको दो। मैं कुछ बोल ही नहीं, बोला थैंक यू सर, एनीथिंग फॉर एस ट्यूटोरियल। तो भद्रेश सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सांप है सांप। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज के बीच में ये सब नहीं होना चाहिए। सेकेंड देखो, the informal group have a significant influence on the morale and the productivity of works. Workers are motivated not only by money alone but total work situation including recognition, participation etc. देखो एम्प्लॉय खाली सैलरी लेके खुश नहीं होने वाला है, तुमको उसको खुश करना है, उनको रिकॉग्निशन दो। देखो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं पता है, हर एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन करती है, गिव योर सजेशन, तुमको क्या लगता है, और फिर वो सजेशन के ऊपर वर्कआउट भी होता है। मैं तुमको मीटिंग में बुला रहा हूं और तुमसे सजेशन नहीं ले रहा हूं, 4 लोग को पूछ लिया और डिसीजन ले लिया, तो तुमको क्या लगेगा, साला पूछता क्यों बोला, आई मीन बुलाता क्यों है, फिर पूछना ही नहीं है तो। और वो तुमको डिससैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आना चालू हो जाएगी, और एक बार एम्प्लॉय को ये फीलिंग आया ना, वो कभी टिकेगा नहीं तुम्हारे उधर, ठीक है। एंड द लास्ट इज स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट मस्ट ड्रॉ कंसेप्ट एंड द प्रिंसिपल बिहेवियर साइंस लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एटसेट्रा। देखो अगर अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत मैटर करता है। जैसे समझो अगर किसी की इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई एम्प्लॉय मेरे को सडनली एक दिन आके ऐसा बोलेगा सर घर पे इमरजेंसी है, मेरे को हाफ डे चाहिए, एज अ ह्यूमन बीइंग क्या करना चाहिए, मेरे को देना चाहिए। लेकिन मैं बोलेगा ठीक है जा, लेकिन ये काम खत्म करके जाना, गलत बिहेवियर है, हाँ ये नहीं होना चाहिए, बराबर। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें एम्प्लॉयर को ऑर्गेनाइजेशन में देखनी चाहिए, बिकॉज अगर तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट ग्रुप अगर सही है और सेटिस्फाइड है, बिकॉज जो भी ग्रोथ होगा वो तुम्हारे एम्प्लॉय की वजह से होगा। अगर वो लोग ही डिससैटिस्फाइड है तो ये लोग ही तुम्हारी मार के जाएंगे। और देखो एक बहुत कॉमन चीज हो जाएगी, तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन से डिससैटिस्फैक्शन के साथ बाहर आए ना, तुम बाहर भी सबको क्या बोलोगे, मत जाना उधर, बेकार है। तो फालतू में तुम्हारी तो गुडविल की वाटी लग रही है। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन से तुम जब अच्छे से निकले ना, तुम भी बोलोगे यार इधर जॉब मिलता है ना, ले लेने का बेस्ट है, बराबर। ये चीज होनी चाहिए, तुम्हारा पब्लिसिटी एम्प्लॉय खुद करेगा। लेकिन अगर वो डिससैटिस्फाइड होकर निकला ना, ना वो खुद रहेगा ना वो किसी को रेफर करेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन सॉरी इनफॉर्मल ग्रुप हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द मोरल एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्क्स। इनफॉर्मल ग्रुप मतलब जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे भी बहुत मैटर करता है। जैसे समझो मैं किसी से सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदता हूं, मैंने उसको कमिटमेंट दिया कि आई विल पे विद इन 10 डेज, वो 10 का मैं 15-20 कर रहा हूं, वो भी तड़पा तड़का एकदम पेमेंट करेगा, तो सामने वाला भी क्या सोचेगा, फालतू है, अपने कमिटमेंट पे रहता नहीं है, बराबर। भले वो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, बट वो भी मेरी मार्केट में वाट लगा देगा गुडविल की। तो इनफॉर्मल ग्रुप जो कनेक्टेड इनडायरेक्टली है, उनको भी तुमको खुश रखना है।
चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट हेनरी फेयोल पे, आगे वाले पेज पे आओ। आगे वाले मतलब पिछला वाला जो भी है। अच्छा ये तो याद है 12th में भी पढ़ा होगा, हेनरी फेयोल 14 प्रिंसिपल, ये वही है। सबसे पहला देखो डिवीजन ऑफ वर्क। Employees should have a complementary skill set that allow them to specialize in the certain areas. This will increase efficiency. Division of work का मतलब होता है काम डिवाइड करो, किसी एक के ऊपर ही सारा बर्डन नहीं डाल देने का, ठीक है। सेकेंड authority. Management needs authority to give employees orders. This authority must be agreed upon. However, authority and responsibility must go together. Authority का देखो मतलब फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, authority to give employees order, हमेशा डायरेक्शन टॉप ऑर्डर से आना चाहिए। देखो अगर सेम लेवल का एम्प्लॉय मैं किसी को बोलूंगा ना ये कर देना, तो बोलेगा तू क्या, तू मेरे को सिखाएगा क्या, लेकिन वही चीज टॉप ऑर्डर से आएगी ना तो लोग उसको सीरियसली लेंगे। तीसरा डिसिप्लिन। दिस गेट्स to the idea of employees listening to commands and being disciplined in the getting work done. If the manager set a deadline, an employee should have the discipline to meet it. डिसिप्लिन होना चाहिए, अदरवाइज कोई कैसे भी काम करेगा। जैसे हमको भी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है इधर, मतलब डिसिप्लिन इन द सेंस हमको भी बोलते हैं इतने घंटे में इतना पोर्शन खत्म होना चाहिए, बराबर। इससे क्या होता है तुम्हारा पोर्शन भी टाइम पे कंप्लीट होएगा। अदरवाइज मैं ऐसा बोलूंगा नहीं नहीं मेरे को है ना इतना नहीं इतना घंटा लगेगा, तो वो सही नहीं है फिर, तो वो डेडलाइन होनी चाहिए सबके लिए। देन यूनिटी ऑफ कमांड। देयर हैज टू बी यूनिटी ऑफ कमांड फॉर ईच एम्प्लॉय। ईच एम्प्लॉय शुड बी अंडर द कमांड ऑफ ओनली वन बॉस। देखो मल्टीपल बॉस होएगा ना तो प्रॉब्लम क्या होएगा, अगर 2 जन डायरेक्शन दे रहे तुमको, तुम किसको प्रायोरिटाइज करोगे, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और एक को प्रायोरिटी किया तो दूसरे को क्या लगेगा, अच्छा तुम मेरे को सीरियसली नहीं लेगा मतलब। तो एक ही बॉस होना चाहिए और एक ही बॉस से डायरेक्शन आना चाहिए। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। टीम शुड बी स्ट्राइविंग फॉर द कॉमन गोल्स। टीम विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडर द डायरेक्शन ऑफ द वन मैनेजर। जो भी काम करेंगे एम्प्लॉइज टू अचीव कॉमन गोल, बराबर। कोई अपना इंडिविजुअल प्राइवेट गोल, प्राइवेट थिंग, प्राइवेट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए नहीं भागेगा, जो भी करेगा एम्प्लॉइज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेगा। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। द टीम कम्स बिफोर द इंडिविजुअल। अपना ग्रोथ सोचने का नहीं, पहले टीम का सोचने का। जैसे क्रिकेट में बोलते ना खुद की 50 या 100 के लिए नहीं खेलने का, टीम का विनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Then remuneration. There are a monetary and non-monetary version of the remuneration. Both are needed to motivate employees. ये बैंकिंग फील्ड में बहुत ज्यादा होता है। बैंकिंग फील्ड में जो सेल्स वाले होते हैं ना बंदे, जो लोन का काम करते हैं, उनको कैसा बोलते हैं, लोन का 1 या 2% कमीशन मिलता है, बराबर। अगर 1% भी मैं कमीशन गिनता हूं, अगर मैंने समझो किसी से 30 लाख का लोन लिया, तो जिस बंदे ने मेरे को लोन के प्रोसेस में हेल्प किया होगा ना उसको कमीशन मिलता है। 1% मतलब 30,000 हो गया। ये मॉनिटरी बेनिफिट है। कुछ लोग ऐसे भी टारगेट देते हैं कि 6 महीने के अंदर 5 करोड़ की लोन पास कर लो तो कंपनी तुमको बैंकॉक का ट्रिप स्पॉन्सर करेगा। तो अगर समझो मैं सेल्स मैनेजर है या सेल्स का बंदा है, मैंने 6 महीने के अंदर 5.5 करोड़ का लोन अप्रूवल कर दिया और क्लियर भी करा दिया, टारगेट अचीव, तो 4 दिन का बैंकॉक का ट्रिप। देखो खाली पैसा दोगे ना उतना मोटिवेशन इनफ नहीं है आज के जमाने में। आज के जमाने में नॉन मॉनिटरी बेनिफिट भी लोगों को चाहिए। मैं जो कंपनी में था ना उस टाइम पे ब्लैकबेरी फोन बहुत चलते थे, तो हम लोग को है ना अलग अलग टारगेट पे ब्लैकबेरी फोन मिलते थे। सबसे पहले आता था बेसिक था ब्लैकबेरी कर्व था, उसके ऊपर टॉर्च, उसके ऊपर अलग, फिर अलग अलग लेवल पे अलग अलग टारगेट पे अलग अलग फोन मिलते थे। और ये कंपनी फुकट में देता था हमको, कोई सैलरी में एडजस्टमेंट ये वो कुछ भी नहीं। देखो ये मोटिवेशनल फैक्टर है मेरे लिए। कुछ कंपनीज आजकल के जमाने में कार्स देना चालू कर दिया है, लैपटॉप देते हैं। जैसे मेरे कजिन को मिला था, ही इज इन एमरॉन कंपनी, एमरॉन, वो उसमें कुछ तो अच्छे पोस्ट पे, तो उसको कुछ टास्क दिया था, ये बंदे ने करके दिखाया, तो कंपनी ने उसको ऐसा बोला था, अवर बजट इज 15 lakhs, यू कैन परचेस एनी कार फॉर 15 lakhs, बराबर। ये गरीब आदमी, सोच देखो कंपनी को जाके क्या बोलता है पता है, 15 लाख, तो मैं 15 लाख का गाड़ी ना लूं, गाड़ी 8 लाख का लूं, बाकी का कैश मिलेगा क्या? तो कंपनी ने बोला हाँ ठीक है 15 लाख तेरे लिए रखा है, तेरे को 15 लाख का बेनिफिट हम देने वाले हैं। ये भाई साहब ने मारुति वैगन आर लिया CNG 6 लाख का, 6-6.5 लाख का,
डाले दो, छोड़ो। नेक्स्ट देखो, सेंट्रलाइजेशन, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग पावर, एम्प्लॉय शुड बी क्लोजर टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर इन अ सिंगल हैंड, ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तुम देखो बड़ी बड़ी कंपनी देखोगे ना, देखो समझो मेरा एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे यहाँ पे ना 8 लोग एम्प्लॉइज है, मैं उधर रखेगा डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज मैं 8 लोग को बिठाएगा और मैं बोलेगा चलो तुमको क्या लगता है हम कहाँ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ रहे हैं, क्यों अपना कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तुम आइडिया दो मेरे को। 8 लोग को पूछ सकता हूँ एक दिन बिठा के, मेरी कंपनी में 2000 एम्प्लॉई है, 2000 एम्प्लॉय को बिठाओ और पूछो चलो बोलो तुमको क्या प्रॉब्लम लग रहा है। समझो 400 लोग ने हाथ उठाया, हमको बोलने का, मैं कब सुनेगा ये सबका और कब इंप्लीमेंट करेगा ये सब चीज। तो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ना तुम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, तुमको वहां पे सेंट्रलाइजेशन ही चलाना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक ही हाथ में रखना है। मैंने बोला बस वो फुल एंड फाइनल यही तुमको करना है, बराबर। तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है कि सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, स्केलर चेन, ईच कंपनी शुड हैव द क्लियर हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड दैट शुड बी नोन टू एम्प्लॉइज। देखो तुम जब एज अ सीएस लगोगे ना, तुम केएमपी में आओगे और तुम एमडी सीईओ, एमडी या सीईओ सीएफओ, अगर तुम्हारे ऊपर तुम्हारा हेड सीएस है वो, उसके बाद डायरेक्टली तो तुम है ना छोटे लेवल के लोगों के साथ तो बात ही नहीं करोगे, तुम्हारा डायरेक्टली कांटेक्ट एमडी सीईओ सीएफओ से ही होने वाला है और तुमको तुम्हारा हायरार्की पता है कि मेरे को जाके किसको रिपोर्ट करना है। सोचो ये हायरार्की फिक्स ही नहीं है, तुम काम करने के बाद सबसे बड़ा टेंशन ये बोलो किसको जाके, तो तुम रिपोर्ट ही किसी को नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज तुमको पता ही नहीं है मेरे को जाके किसको बोलना है। तो इसके लिए सीएस का रोल तो चलो बहुत सिंप्लीफाइड है कि तुमको तुम्हारा हेड सीएस, अगर वो नहीं है डायरेक्टली जाओ एमडी सीईओ को, तुम डायरेक्टली उससे बात कर सकते हो, बिकॉज तुम्हारा लेवल टॉप लेवल में आता है, समझा। बट पर्सन को उसका लेवल पता होना चाहिए और उससे हायर अथॉरिटी कौन है, किसको मुझे जाके बोलना चाहिए, वो उसको पता होना चाहिए। नहीं तो बेचारा काम करेगा लेकिन देगा किसको फिर, बराबर, वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा उसके लिए। एंड द नेक्स्ट इज ऑर्डर, इट रिफर्स टू द मोस्टली टू क्लीनलीनेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द वर्क प्लेस। देखो ऑर्डर का मतलब यह ना कुछ गलत लिखा है, रुक जाओ, क्लीनलीनेस क्या होता है इधर, हाँ लिखो उधर कट करके लिखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय टू फॉलो each and every order from the top level. Each and every order from the top level. तुमको कोई भी ऑर्डर जो टॉप लेवल से आएगा, यू कांट इग्नोर दैट, यू हैव टू फॉलो। हाँ बट उसमें कैसा हो गया, अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा ना तो ऑर्डर एक ब्रॉड टर्म हो गया, जो भी डायरेक्शन ऊपर से आएगा उसके भी ऑर्डर्स फॉलो करो। देखो ऊपर से जो आएगा वो ऑर्डर है, नीचे से जो ऊपर जाएगा वो सजेशंस है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो टॉप लेवल से जो भी आएगा वो फॉलो करना है। प्लस दूसरा ऑर्डरली चीजें होनी चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। ऑर्डरली चीजें होनी चाहिए मतलब जो चीज जो टास्क मेरे को बोला है अकॉर्डिंगली वो टाइम के हिसाब से, प्रॉपर मैनेजमेंट के हिसाब से, विदाउट एनी मिस्टेक एंड एरर। प्लस ऑर्डर में ये भी आता है कि जब तुम काम करोगे, अपना काम किसी को दिखाओगे तो किसको रिपोर्टिंग करना है, सो दैट मिस्टेक एंड एरर, मल्टीपल लेयर्स होने चाहिए, सो दैट मिस्टेक रेक्टिफाई होते होते कम होती जाएगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें आएगी, बट एक चीज लिखो बस हो गया, बिकॉज वैसे भी तुमको लिखना कहाँ है कुछ। जय माता दी। देन इक्विटी, एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड वेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फेयर ट्रीटमेंट ईच एंड एम्प्लॉय के साथ होना चाहिए। जहां तुम्हारे साथ पार्शलिटी होना चालू हुआ ना, तुमको डिससैटिस्फैक्शन उधर चालू, और तुम ध्यान भी नहीं दोगे फिर। Then stability of the tenure. Principles suggest that the business should try to limit turnover and to keep employees around as they accumulate knowledge and to improve. Proper personal planning should be given to the priority. देखो stability of the tenure of the personal का मतलब होता है हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा ना, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अच्छा ही है, हमारा भी ग्रोथ होना चाहिए। देखो तुम काम कर रहे हो, तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो,
लेकिन समझो तुमको 5 साल में एक भी इंक्रीमेंट नहीं दिया और तुम देख रहे हो कंपनी ईयर बाय ईयर है ना 20-30% प्रॉफिट में जंप मार रहा है, उसका टर्नओवर बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो तुमको क्या फील होएगा कि ये छाप रहे हैं और हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो तुमको तुम्हारा ग्रोथ नहीं दिखेगा। और जिस टाइम पे इंसान का ग्रोथ नहीं दिखता है ना, वो बंदा वहां पे काम करने में डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा। बिकॉज हर एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ देखता तो है ही, लेकिन साथ में खुद का ग्रोथ भी देखता है। आज मैंने भी जो टीचिंग स्टार्ट किया था, मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट पर आवर पे स्टार्ट किया था, तो आज भी मैं ग्रोथ पे आया तो मैं इतना एक्सपेक्टेशन करता हूं ना। अगर आज भी मेरे को 5 साल पहले जितना अमाउंट मिल रहा है, 8 साल पहले जितना अमाउंट मिल रहा है, तो मेरे लिए भी काम करने का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, बराबर। देन इनिशिएटिव, एम्प्लॉय शुड शेयर आइडियाज एंड बी रिवॉर्डेड फॉर द इनोवेटिव थिंकिंग एंड टेकिंग ऑन द न्यू टास्क। हर एम्प्लॉय को ऑप्शन होना चाहिए, इफ यू हैव एनी क्रिएटिव आइडिया शेयर विद द कंपनी। खाली अपने दिमाग में अपने पेट में मत रखो, शेयर भी करो। ये सबसे ज्यादा कंपनी करता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में हर एम्प्लॉय को इतना एक्सेस है, डायरेक्टली आनंद महिंद्रा का ईमेल आईडी सबके साथ शेयर होता है और ऐसा बोला जाता है तुमको कुछ भी आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया, यू कैन डायरेक्टली मेल विद महिंद्रा, बिंदास डालो। और अगर उसको आइडिया अच्छा लगेगा ना, वो तुम्हारे साथ पर्सनली मीटिंग करेगा और तुम्हारी आइडिया को इम्प्लीमेंट करेगा। इतना अपॉर्चुनिटी कोई आई डोंट थिंक कंपनी इंडिया में इतना देता है। ये बंदा बहुत पर्सनल, ये बंदा साल में एक बार हर एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करता है, सबको बुला के एक साथ, और पता है क्या ज्ञान देता है, तुम मेरे यहाँ पे जॉब कर रहे हो, क्या उखाड़ लिया तुमने। वो बंदा ऐसा नेगेटिव नहीं बोलता है, बट बोलता है इफ यू हैव एनी क्रिएटिव बिजनेस आइडिया, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तुम जाओ स्टार्ट करो, महिंद्रा विल इन्वेस्ट, बट तुम जाओ, बिकॉज जॉब से किसी का भला नहीं होता है। वो अपने एम्प्लॉय को ऐसा सिखाता है और बोलेगा फर्स्ट इन्वेस्टर मैं होएगा, कितना पैसा चाहिए बोलो, बराबर। लोग ऐसा नहीं सोचते कि ये तो साला भगा रहा है अपने को, बराबर। वो बंदा लोगों को पॉजिटिव थॉट देता है कि तुम ग्रोथ करना चाहते हो ना, जॉब से किसी का ग्रोथ नहीं होने वाला है, करना है तो बिजनेस ही करना है। और वो बंदा फंडिंग भी देता है, बट उसको तुम्हारी आइडिया सही लगनी चाहिए। अगर वो सही लगा ना, वो बंदा खुद इन्वेस्ट करेगा, बट इतने गट्स वो ही बंदे में है, बराबर। वो बंदा एनुअल परफॉर्मेंस के नाम पे लोगों को गाड़ी गिफ्ट में दे देता है, इतना है वो बंदे में। बाकी तुम देखो कोई एम्प्लॉय कोई एम्प्लॉयर इतना आई डोंट थिंक करता है। कोई एम्प्लॉयर ये तो कभी नहीं बोलेगा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, तू खुद का बिजनेस चालू कर, मैं पैसा देता हूं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कल पता चला वही कॉम्पिटिटर बन गया, बराबर, बट ये बंदा करता है वैसा। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज Esprit de corps, that is employee morale matters. This principle suggests that the manager should work to keep employees engaged and interested, and they should promote team spirit and the unity. देखो, अगर एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट है तो एक एटमोस्फियर खराब हो रहा है, काम ढंग से नहीं होएगा, लोगों को रिवेंज लेने की फीलिंग्स हो जाएगी। सो इट्स माय ड्यूटी एज एन एम्प्लॉयर और मैनेजर कि मुझे तुम्हारे बीच में डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से हैंडल करना चाहिए। मैं तुम्हारे बीच में शिट तेरे बारे में मेरे को ऐसा बोलता है, वो ऐसा सब उंगली करने का नहीं। चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेटिक थियरी ऑफ मैक्स वेबर। उसमें देखो 5 प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल है टास्क स्पेशलाइजेशन। वेबर स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द ईच एम्प्लॉय फुलफिलिंग अ स्पेसिफिक रोल विद इन अ कंपनी। टास्क स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय को वही काम दो जो काम उसको आता है, ऐसा काम मत दो जो उसको नहीं आता है। मेरे को कल सर ने बोल दिया तू टैक्स पढ़ा दे, तो मजा आएगा तुमको, तुम एक एक स्टेप पे मेरा मिस्टेक पकड़ोगे। सर इधर ऐसा नहीं, अभी तो ऐसा बोला, मैं बस अभी रूल चेंज हुआ, अभी अमेंडमेंट आया, ठीक है, हर मिनट पे अमेंडमेंट दिखेगा तुमको। प्लस फाइनल अकाउंट्स का सबसे बड़ा टास्क टैली होना चाहिए। मेरा एक भी सम टैली नहीं होएगा, फिर मैं तुमको बोलेगा अब ये तुम्हारा टैलेंट है, ढूंढो इधर, ठीक है। मेरे को तो ये आता है, तुमको नहीं आता ना, तुम ढूंढ के दिखाओ, तो तुम नेक्स्ट लेक्चर से आओगे ही नहीं फिर, ठीक है। स्पेशलाइजेशन होने से फायदा क्या होता है, वो पर्सन को मिस्टेक कहां हो सकता है, व्हाट इज द एक्चुअल थिंग, उसको हर चीज पता है, तो बंदा सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर पाएगा। तुम भी देखो सीएस कर लोगे, तो सीएस करने के बाद तुमको लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट में ही डालेंगे, तुमको अकाउंट्स में डाल दिया ना, तो मस्त मजा आएगा। फिर तो हर रोज कुछ नया नया होएगा तुम्हारे साथ, और कंपनी के साथ तो और नया नया होएगा। फिर एक टाइम पे कंपनी बोलेगा बेटा एक काम कर, तू घर पे ही बैठ, ठीक है, तेरे आने का इधर कोई जरूरत नहीं है,
हम ढूंढ लेंगे दूसरे को। देन देखो हायरार्की, Weber wanted each company to have the clear hierarchy with the organization. फ्लो सही होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरे को इंफॉर्मेशन किसको जाके देना है, मैं किसको जाके रिकमेंड करूं या मैं किसको जाके बताऊं, मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन सी है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो सही होना चाहिए। Then formal selection. While selecting leaders, business view a person's qualification. They should be appointed to the certain role based on the qualification, which means they won't be elected by vote. जब भी टॉप लेवल को सिलेक्ट करते हो, मेक श्योर दैट बंदा अपने टैलेंट और स्किल पे आया है, खाली वोट करके किसी ने फेवर किया, किसी ने रेकमेंड किया, ऐसा नहीं होता है। जैसे देखो एसबीआई में एक चेयरपर्सन थी अरुंधति भट्टाचार्य, बराबर, वो बंदी बहुत टैलेंटेड थी और वो एसबीआई को बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए, एसबीआई बैंक को स्पेशली। जब वो वहां से निकली ना, उसको डायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी की कंपनी ने अपने बोर्ड में बिठा दिया, बराबर। और वो पर्सन आज रिलायंस में काम कर रही है और वहां पे बेस्ट तरीके से अपने इनपुट्स देती है। देखो इससे होता क्या है, जब बंदा स्किल और टैलेंटेड है ना, और वो तुमने अपॉइंट किया ना, तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएगा। जैसे एसबीआई की एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, एसबीआई ब्रोकिंग फर्म है वो, मेरे को इसके लिए इतना पता है बिकॉज मेरी वाइफ उस कंपनी की सीएस है। तो जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया था ना, कुछ साल पहले, 8-10 साल हुआ रहेगा, जीरो बिजनेस था, वो लोग एक ना एक सीईओ को पकड़ के लेके आए, बराबर। और सीईओ है ना, 3 साल में जीरो से कंपनी को कहां लेके गया पता है? 250 करोड़ 3 साल में। ये कोई, भले एसबीआई ब्रांड है, ब्रांड का भी फायदा मिला ही होएगा, मैं भी मानता हूं, बट ब्रांड का फायदा उठाना भी तो आना चाहिए ना। बिजनेस कैसे डेवलप करना, कैसे कस्टमर को खींचना, कैसे कस्टमर को हैंडल करना, कैसे कस्टमर को रिटेन करना, ये वो बंदे में टैलेंट है। और आज वो 250 करोड़ से वो कंपनी चला गया है 2000 करोड़ पे विद इन स्पैन ऑफ 10 years। और जब 2500 करोड़ पे बिजनेस लेके गया ना, अब वो बंदे ने रिजाइन कर दिया। तो एसबीआई ने उसको पूछा, रिजाइन क्यों कर रहे तू? तो बस ना, तुमको जो लेवल पे चाहिए था लाके दिया मैंने, अब मेरा तो कोई रोल नहीं है। बिकॉज अब कैसा है, वो एक लेवल पे चले गए ना, अब तुमको खाली मैनेज करना है, अब कुछ बढ़ाना नहीं है, ऑलरेडी तुम अच्छे लेवल पे लेके गए हो, अब इसको खाली हैंडल करो। तो एसबीआई ने उसको क्या बोला पता है? नहीं नहीं, तू जा मत, तेरे को ऐसे थोड़ी जाने देंगे, तू इतना टैलेंटेड है। उसको एसबीआई बैंक के बोर्ड पे लेके गए ये लोग कि चल तू एसबीआई के बैंक में डायरेक्टर बन जा। और बंदा डायरेक्ट, क्योंकि कंपनी उसको छोड़ना नहीं चाहता है, बिकॉज जब तक ये बंदा है ना, ये जिधर भी गया ना, ये ग्रोथ ही करवाएगा। और सोचो 10 साल में 2500 करोड़ का बिजनेस खड़ा करके देना। स्टार्टेड विथ 20 to 25 एम्प्लॉइज, करंटली 8000 एम्प्लॉइज 10 साल के अंदर। सोचो क्या टैलेंट होगा बंदे में। बंदा एमबीए करके आया है कनाडा से, प्लस अलग अलग बैंक को सर्व करके आया है लास्ट कुछ 20-25 साल के करियर में, और एज इज अराउंड 51, बराबर। बट टैलेंट देखो क्या है इसके अंदर। 2500 करोड़ का बिजनेस इतना इजी नहीं है। सेम देखो, ये मतलब बोलते ना, पर्सन के स्किल, टैलेंट, नॉलेज के ऊपर उसका सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे देखो अभी ये बंदा है, रघुराम राजन था एक टाइम पे आरबीआई गवर्नर, नाम सुना है रघुराम राजन। उसके पहले ये था YS रेड्डी करके था, ठीक है, वो पर्सन भी सुपर टैलेंटेड था। जब उसका रिटायरमेंट एज आया ना, ही इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट कि आई एम गोइंग टू रिटायर बिकॉज एज पर एक्ट, आरबीआई की एक्ट के हिसाब से दिस इज द रिटायरमेंट एज एंड आई एम ऑन दैट पर्टिकुलर एज, सो आई हैव टू रिटायर माई सेल्फ। आरबीआई बोलता है ऐसा थोड़ी जाएगा तू जाएगा तो आरबीआई कौन संभालेगा? तो बोलता है ढूंढ लो ना दूसरा, तो तेरे जैसा मिलना मुश्किल है ना। तो बट एक्ट बोलता है कि दिस इज द मैक्सिमम एज, एक्ट इज द प्रॉब्लम, वी विल अमेंड। उन्होंने एक्ट चेंज कर दिया, उसमें 65 की एज कर दी 67, जस्ट टू मेंटेन दैट कि तू 2 साल रुक। उसके लिए एक्ट तक गवर्नमेंट ने चेंज किया था, और 2 साल रुकाया भी। अब 2 साल में गवर्नमेंट के पास टारगेट ये था, 2 साल में इसके लेवल का बंदा ढूंढना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने 2 साल लगाया रघुराम राजन को ढूंढने के लिए। और जब ये मिला तब इसको टाटा बाय बाय बोला। सोचो तुम जाके अगर ऐसा बोलोगे ना, मैं जा रहा है, ठीक है,
बाय। तुम बोलोगे ना नहीं 1 महीना एडवांस नोटिस दे रहा है, नहीं नहीं कल से भी नहीं आएगा चलेगा। ये अपना टैलेंट है, बराबर। और उसको तो रुकाने के लिए 2 साल एक्ट भी चेंज कर डाला, मतलब पूरा प्रोविजन हटाया उन्होंने। ये लेवल है उसका। वो जो बंदा जब अपॉइंट हुआ था ना, तब कंपनी ने उसको 2.5 करोड़ के पैकेज पे रखा था, विथ 0 बिजनेस 2.5 करोड़ दे रहे उसको। तो पहले तो सोचो 0 पे बिजनेस पे कोई 2.5 करोड़ देने को तैयार हो रहा है उसको, मतलब उसको कितना कॉन्फिडेंस होगा उसके टैलेंट पे कि 2.5 करोड़ ले रहा है ना, लेकिन देखो क्या कमा के देगा। और देखो सच में कमा के दे रहा है। और लास्ट में जब वो रिटायर हुआ था ना, तो कंपनी ने उसको क्या बोला था पता है? 2.5 करोड़ उसका कुछ सैलरी उस टाइम पे 3.5-4 करोड़ पहुंच गया था जब वो निकला था तभी। प्लस उसको सेल पे सॉरी प्रॉफिट पे कमीशन मिलता था उसको, कुछ तो परसेंटेज उसको देते थे, जो ऑन एन एवरेज जाता था कुछ करोड़ में। इतना छापा है उसने। उस 10 साल रहा, 10 साल में भाई साहब ने मुंबई में 13 घर खरीद लिए। 13 और एक घर उसका वर्ली में है, सी फेस। नेक्स्ट देखो, रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। These ensure everyone knows what's expected of them. Weaver wanted business to have the uniform standards and the rules are the essential to achieve these goals. देखो rules and requirements का मतलब क्या होता है? Each and every company को कुछ rules regulations बनाने चाहिए so that लोग उसके अंदर रह के काम करेंगे, नहीं तो तुम तो कुछ भी करोगे, बराबर। जहां रूल्स रेगुलेशंस नहीं है तुम कुछ भी करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड इम्पर्सनल, द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेक अ बिजनेस स्ट्रक्चर इम्पर्सनल। प्रमोशंस आर नॉट अबाउट द इमोशंस और द पर्सनलाइज बट रादर परफॉर्मेंस। अगर किसी को प्रमोशन देना है स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, बॉन्ड, रिलेशन। इस पे परफॉर्मेंस नहीं होना, इस पे जज नहीं होना चाहिए, ठीक है। काफी सारी कंपनी, जैसे अभी एक कंपनी में नाम नहीं बताएगा, वहां पे ना एक बंदी थी जो सीएस अपॉइंट हुई थी, और सीएस में वहां पे कैसे थे, 4 लेवल ऑफ सीएस थे, असिस्टेंट सीएस, सीएस और उसके बाद भी कुछ 2 लेवल। कंपनी की पॉलिसी सुन लो, क्योंकि मैं उसको जज नहीं कर रहा है, बट मेरे को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ उसने जो बोला और उसके साथ जो हुआ। उसने मेरे को क्या बोला कि हम एक लेवल ऑफ सीएस से दूसरे लेवल ऑफ सीएस में जाते हैं ना, उसके बीच में कंपनी की पॉलिसी है कम से कम 2 साल सर्व किया होना चाहिए। तो अगर मैं असिस्टेंट सीएस पे है, I have to serve 2 years, then I'm eligible to be appointed as a main CS. फिर अगेन मेरे को उसके 3rd लेवल पे जाना है, अगेन 2 years, और फिर अगेन नेक्स्ट 4th लेवल पे जाना है, अगेन 2 years। तो मतलब मेरे को ऑन एन एवरेज 6 साल लगेगा बॉटम से टॉप तक जाने के लिए, करेक्ट। ये कंपनी की पॉलिसी है। वो लड़की ने वही चीज 2.5 साल में कर लिया, टॉप लेवल पे। बॉटम से टॉप कितने साल में? कंपनी बोलता है 6 साल में तो तुमको सर्व करना ही पड़ेगा टॉप से बॉटम जाने के लिए। 2.5 साल में चली गई। तो मैं उसको 1-2 बार पूछा कैसे, तो उसने मेरे को खाली इतना बोला, काफी सारी चीजें होती है जो ऑफ रिकॉर्ड होती है, बराबर। तो यू आर स्मार्ट इनफ, है ना। देखो ये गलत है। चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट इज, उसमें देखो, after Henry Fayol, the subject became a matter of the interest for the various theories and which resulted in the analysis of the function. इसमें ना सीधा ये मार्क करो 3rd लाइन से। George Terry wrote a book of principal management in the year 1968 and elaborated his viewpoint. Terry believed that there existed 4 core functions of the management and each function addressing a specific problem issue the management must solve. जैसे देखो, question, what is the need? Where should action take place and who should do what work? Why and how should group members perform their task? And are the actions being performed according to the plan? ये 4 चीज पे ध्यान देना है। अभी देखो हर एक का आंसर क्या है, व्हाट इज द नीड, मतलब हम कोई एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीजन होना चाहिए कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, और उसको मैं अचीव करने के लिए मैं बनाऊंगा प्लानिंग। तो इसको ना पढ़ना तुमको कैसे पता है, क्वेश्चन वाला जो कॉलम है ना वो फर्स्ट है, रिजल्ट वाला है वो सेकंड है, और फंक्शन वाला है वो थर्ड है। ऐसा पढ़ना। तो देखो हम व्हाट इज द नीड, काम क्यों करना है, क्या जरूरत है काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए, और गोल को अचीव करने के लिए मेरे को प्लानिंग बनानी पड़ेगी।
फिर सेकंड देखो, वेयर शुड एक्शन टेक प्लेस एंड हु शुड डू व्हाट वर्क। तो कौन क्या काम करेगा, तो टास्क असाइन हो जाएंगे, इसको मैं बोलूंगा ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा आता है व्हाई एंड हाउ शुड ग्रुप मेंबर्स परफॉर्म देयर टास्क। तो एक दूसरे से बात करके, कोऑर्डिनेट करके कोई एक पर्सन लीड करेगा उनको, दैट इज नोन एज अ डायरेक्शन। एंड द लास्ट वन इज आर द एक्शन बीइंग परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान। मतलब क्या जो काम किया था वही अपने को करना था, तो कंपैरिजन कर लो, पास्ट रिकॉर्ड्स करंट रिकॉर्ड्स, बिफोर एंड आफ्टर करते हैं ना वैसा। तो ना लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस करंट ईयर का परफॉर्मेंस, तो वो हो गया कंट्रोलिंग। जहां तुमको दिखा कि लास्ट ईयर अच्छा काम किया था, इस बार इतनी प्लानिंग करने के बाद भी घटिया काम हुआ है, तो तुमने चीजों को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया, तो उस चीज को तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे लास्ट ईयर मैंने 100 रॉ मटेरियल यूज करके 100 यूनिट बना दिए थे, इस बार मैंने 100 रॉ मटेरियल यूज करके 96 रॉ गुड्स बनाए, तो 4 मैंने क्या किया इस साल, वेस्ट किया। वो वेस्ट को क्या करूं, कंट्रोल, दैट इज कंट्रोलिंग। पढ़ना कैसा है समझा, फर्स्ट और फिर सेकंड वाला जो है वो द रिजल्ट वाला, और लास्ट वाला हो गया थर्ड वाला फंक्शनिंग। चलो अभी ना कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ते। ये पूरा सब्जेक्ट है ना ऐसा ही है। अच्छा, हेरोल्ड कुन्स पे आ जाओ, उसमें अंडरलाइन करो इन द ईयर 1976 उसने थियरी बनाया था, मैनेजमेंट अ सिस्टम एंड कंटिजेंसी एनालिसिस ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन। उसमें देखो 5 की फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। अब क्या करूं, अभी यही है तो अभी कुछ और पढ़ाएगा क्या, मैं जो है वही पढ़ाना पड़ेगा ना। चलो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे आ जाओ। जैसे देखो सबसे पहले प्लानिंग, जैसे तुमने भी आगे का फर्दर प्लानिंग किया होगा अक्टूबर नवंबर का, हाउ टू स्टडी। तुम्हारी प्लानिंग और बिजनेस प्लानिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे बिजनेस प्लानिंग हमेशा फेल होती है बाकी का मैं नहीं बोलेगा अच्छा देखो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड and chalking out the future courses of action to be followed. It is a preliminary step. प्लानिंग है ना हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, पास्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। ऑब्वियस है, जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। देन द फंक्शन एम एट डेवलपिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव स्केच फॉर द अचीविंग एन एक्सप्लिसिट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्केच का मतलब क्या होता है, तुम्हारे हाथ में 60 डेज, हाउ टू यूटिलाइज 60 डेज, 4 सब्जेक्ट्स, कितना बाकी है, कितना हो गया है, कितना टाइम अलॉट करना पड़ेगा, तुम स्केच आउट कर रहे हो कि मेरे को ये 60 डेज का यूटिलाइजेशन कैसा करना है, सो दैट इन द मंथ ऑफ डिसंबर आई कैन अचीव माई गोल। बराबर। देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टास्क विच आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज द डिजायर्ड गोल, demonstration of how such tasks should be performed, chalking out who, when and where such tasks will be performed. ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब कितने टाइम में सेट करना है, कौन इसमें अचीव करने में हेल्प करेगा, किससे कौन से एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाना है, कैसे में डिवीजन ऑफ वर्क करेगा, वो सारी चीजें इसमें आएगी। देन a meticulous knowledge about the vision and the mission of the organization form the prerequisites of the short as well as the long term success of planning. अच्छा उसमें देखो 2 वर्ड है, विजन एंड मिशन। कौन सा शॉर्ट टर्म, कौन सा लॉन्ग टर्म? विजन लॉन्ग टर्म, मिशन पक्का, मिशन शॉर्ट टर्म, विजन लॉन्ग टर्म। अगर तकलीफ हो रहा है याद रखने में, जब तुम एबीसीडी लिखते हो, ए से स्टार्ट करते हो, पहले क्या आता है, एम की वी, एम तो शॉर्ट, और मैं वी पीछे जाएगा ना तो लॉन्ग। एबीसीडी लिखेगा तो पहले एम आएगा ना, तो मिशन, तो वो शॉर्ट टर्म, वी पीछे आएगा ना तो लॉन्ग टर्म। क्या? हाँ ऐसे तुम डायरेक्ट में सडनली ऐसा पूछोगे ना, मिशन शॉर्ट टर्म, विजन शॉर्ट, विजन लॉन्ग टर्म, बट ये याद रखो, मैं तो ऐसा ही याद रख रहा हूं। जैसे कुछ चीजें ना अपने को याद नहीं रहता है, लेस देन ग्रेटर देन, वो सिंबल में बहुत तकलीफ होता है,
उसको भी याद रखने का तरीका है मेरे पास, मैं तो ऐसा ही याद रखता है। जैसे देखो ये क्या है, ये लेस देन, ये लेस देन है और ये क्या है। अब मेरा तरीका है, तुमको घटिया लगे ठीक है। हिंदी में ये ल बनता है और ये ग बनता है, लेस देन ग्रेटर देन, ल से लेस देन, ग से ग्रेटर देन। हम जैसे देखो, तुम अगर ये देखोगे ना, क्या बोलते वो, दाएं और बाएं, ये तो समझता ही नहीं है बराबर। इसको कैसे याद रखने का, ये बी बना बाएं, ये डी बना दाएं, बी बन रहा है ना बाएं, डी बन रहा है ना दाएं। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये क्या है, समझा। तो कोई बोलेगा ना बाएं, बाएं मतलब बी, बी मतलब लेफ्ट, और दाएं डी राइट। हाँ समझा। ये ल बना ना, ल ल हिंदी में ल ऐसा होता है रे, ये देखो ऐसा कुछ बन रहा है ना, लेस देन, और ये ग ऐसा बनता है, ये ग्रेटर देन। तुमको त्र पे क्यों जाना है, लेकिन तुम्हारा पर्पस सब हो रहा है ना, बस हो गया यार, छोड़ो रे, जाने दो। अभी कोई बोलेगा ना दाएं बाएं, एक मिनट। चलो उसके बाद देख जाओ, नेक्स्ट इज, it has been aptly said, well planned is half done. Therefore planning takes into the consideration existing as well as potential human and physical resources of the organization. देखो बोलते हैं ना, प्लानिंग अगर तुम्हारी सही है तो आधा काम तो उधर ही हो गया, बस खाली उसका भी इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। बट प्लानिंग है ना, बनाना बहुत डिफिकल्ट है। उसका सबसे बड़ा रीजन, इंसान है ना प्लानिंग औकात से ज्यादा बनाता है। तुम 12 घंटे का प्लानिंग बनाते हो, 12 घंटा पर डे तुम प्लानिंग बना रहे हो, बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो इंप्लीमेंट ही नहीं होएगा कभी। तो प्लानिंग कैपेबिलिटी, खुद की कैपेसिटी, अवेलेबल रिसोर्सेस, प्रैक्टिकल सिचुएशन सब देख के बनाने का। अब तुम प्लानिंग बनाओगे 60 डेज का, लेकिन 60 डेज में तुम ये नहीं देख रहे हो कि मैं 3-4 दिन बफर रखूं, मैं बीमार तो पड़ेगा ही, वो तो हक बनता है मेरा। 10 दिन एग्जाम आएगा, उसमें मेरे को बुक का हाथ ही नहीं लगाने का, सीएस की बुक को। 15 दिन तो वो चले गए, ठीक है। उसमें दिवाली के 2 दिन, 1-2 दिन इधर उधर, नवरात्रि, तो 20 दिन तो छोड़ ही दिया मैंने। फिर तो बचा कितना दिन, 40 दिन। 40 दिन 4 सब्जेक्ट पर डे, सॉरी पर 10 डेज 1 सब्जेक्ट, हो गया सीएस। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। It is the basic management function which includes the formulation of one or more detailed plans to accomplish an optimum balance in the needs or demand with the available resources. Planning जब बनाओगे, make sure that planning capability के हिसाब से है और available resource के हिसाब से है। तुम planning 90 days के हिसाब से बनाओगे, but you have actually 60 days in your hand, then your planning is actually wrong. ऐसा planning नहीं होना चाहिए। And according to the Rick, the planning is a mental predisposition to do things in orderly way, to think before acting and to act in the light of the fact rather than guesses. जैसे देखो, ऐसा मैंने ये चीज पर्सनली देखा है। अगर तुमको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, ये सब कुछ चीजें सीखना है ना, एक रोड ट्रिप मार लेने का। एक रोड ट्रिप मार लोगे ना, सब चीजें सीख जाओगे। बिकॉज रोड ट्रिप जब कोई मारता है, ऐसा ही हवा में प्लान करके नहीं मारता है, प्रॉपर प्लान करके मारता है। जैसे मैंने भी जब रोड ट्रिप किया था लद्दाख, हाँ नहीं, मेरा एक अलग ग्रुप है, तो ये मैं मुंबई से गया था फॉर 22 डेज। उधर देख लिया प्लानिंग कितना सही होगा ना, तो तुम कितना एक्यूरेटली हर जगह पे जा सकते हो। प्लानिंग बेकार हुई ना, तुम्हारी बैंड बच जाएगी, ठीक। हाँ मतलब हर चीज फिर डिले होएगा। और कैसा होता है, तुम्हारी प्लानिंग गलत ना, तो तुम टाइम पे डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। और हमने जैसे समझो बुकिंग किया है 3 दिन होटल का, मतलब उसको जिस दिन बुकिंग है उस दिन हमको उधर पहुंचना पड़ेगा। समझो एक दिन भी हम डिले पहुंचे, एक दिन का बुकिंग वेस्ट, पैसा गया, फिर सोने का किधर।
बराबर ना, तो वो प्रॉब्लम। तो और एक एक डिले हुआ ना तुम्हारा डेस्टिनेशन पहुंचना, आगे के सारे डिले फर्दर हो जाएंगे, तो तुम्हारा हर बुकिंग पीछे खराब हो जाएगा। तो प्लानिंग बहुत सही होना चाहिए। तो हम लोग है ना प्लानिंग बहुत सही करते थे। एक दिन में इतना जर्नी करना है, मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमको पता था कि जैसे वो माउंटेन्स वाले एरिया स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां पे एक दिन में ज्यादा जर्नी हम कर नहीं सकते। तो वहां पे अभी यहाँ से हम लोग जब गए थे तो हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ से इंदौर होल्ड लिया था। 450-500 किलोमीटर है इन अ डे। तो सुबह 5 बजे निकले, रात को 9 बजे तक पहुंच गए एक ही दिन में। हम एक एक दिन में इतना जर्नी कर रहे थे, बट जैसे ही वो माउंटेन एरिया स्टार्ट हो गए, हमारा दिन का एवरेज हो गया था 200 किलोमीटर। बिकॉज इससे ज्यादा तो स्पीड, मतलब स्पीड ही नहीं मिलेगा। पहली चीज, बाइक का स्पीड हो जाता है 30-40 किलोमीटर पर आवर, प्लस हॉल्ट एंड एवरीथिंग, और माउंटेन्स के तो रोड भी खराब। तो ये सब प्लान करते थे, और हर एक चीज को प्लान करके हमने किया है फिर, बराबर। तो अगर तुम एक ट्रिप मार लोगे ना, तुमको ये सारा मैनेजमेंट सिस्टम विस्टम सब समझ जाएगा। तो चलो उसके बाद आ जाओ, वाई इज प्लानिंग इज सिग्निफिकेंट, ये नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म।